मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आज हम लोग हिंदी का व्याकरण पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। आप लोग मुझे बता सकते हैं वर्णमाला मीन्स व्हाट? अच्छा, भाषा मीन्स व्हाट? दो शब्दों को जोड़ते हैं, जरा जोर से बोलो। दो शब्दों को जोड़ते हैं उसको भाषा देते हैं। जिन शब्दों से हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनसे भाषा करते हैं। यानी किसी से भी हमें बात करने के लिए भाषा का नॉलेज, ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो उस भाषा को सीखने के लिए हमें किसका पहले नॉलेज होना चाहिए? ग्रामर, यस। व्याकरण का हमें नॉलेज होना चाहिए। आप इंग्लिश सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो पहले ग्रामर सीखते हैं कि किस तरह से उसे बोली जाए। कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी की भाषा सीखने के लिए क्या ग्रामर की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है ना? हाँ। तो अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमारे जो वाक्य हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, है ना? तो इसके लिए हमें हिंदी की वर्णमाला को सीखना है। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण और माला दो अलग शब्द हैं। वर्ण क्या होता है? जो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द को जोड़कर बनती है वर्णमाला। जिस तरह से कहा जाता है कि वर्ण की परिभाषा इस तरह कही जाएगी कि भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते। जैसे आपका वर्ण क, क्या इसको और तोड़ा जा सकता है? नहीं, तो इसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, माला, किसी चीज की माला, जिस तरह आप गले में कोई चीज पहनते हैं तो माला कहलाती है। तो वर्णों की माला यानी सभी वर्णों को व्यवस्थित रूप में समूह में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अभी वर्णमाला के वर्ण तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वर्ण के भेद पता है आप लोगों को? वर्ण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं वर्ण के? बताइए। स्वर और व्यंजन। पता है आप लोगों को स्वर क्या होता है? क्या होता है? अ आ इ ई। अ आ ई। स्वर की परिभाषा कोई बता सकता है? स्वर की परिभाषा कोई? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। जैसे आप लोग ने अभी तक पढ़ाई की तो आप लोगों को पता चला कि स्वर अ आ इ ई उ ए होते हैं। तो स्वर की परिभाषा इस तरह होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना नहीं होता है। ठीक है, सहायता के बिना किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। क्या स्वरों को किसी और वर्ण की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। तो वो स्वर कौन से? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ आ। मैं लिख के बताती हूँ। तो आप लोग ने देखा स्वर के भेद में आपको बताने वाली, जैसे स्वर की परिभाषा दी कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद आप लोग देख सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो अभी ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता? अच्छा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे कि ह्रस्व स्वर इस तरह से हमारे पास ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, इनमें उच्चारण कम लग रहा है। ई, इनमें उच्चारण कम लग रहा है। ऊ, और दूसरा है री। ये हमारी क्या है? ह्रस्व स्वर। अब अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ स्वर यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। तो क्या है हमारे पास? आ, बड़ी और बड़ा ओ, ए ओ औ। ठीक है, अब प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो, यानी 3 गुना समय लगता हो, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर का उदाहरण, जैसे आप लोग बहुत यज्ञ और हवन वगैरह करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति, ऐसे बोलते हो ना? तो उसमें ये ओम एक वर्ड आता है जिसे
बहुत दूर तक ले जाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये ओ, ये अ है आपका जो एस का साइन है। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी स्वर के भेद इस तरह से थे। अब ये रही आपके स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, औ, आहा। और इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरह के स्वर है और उसकी ये मात्रा। ठीक है, आप लोग समझ में आया? उसके बाद आपका आता है अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं आप लोग क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है? डॉट वाले जो शब्द बताइए। हाँ, जैसे कि अनुस्वार नाम के द्वारा बोले जाने वाली जो शब्द है उसे अनुस्वार कहते हैं, जिसका साइन ये डॉट है। जैसे कि मैंने लिखा चंद, अंध। तो इस तरह के उदाहरण को देखते हुए हम लोग इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक भी होता है, आप लोग को याद है एक चंद्रमा वाला होता है? हाँ। उसे क्या कहते हैं? नासिक। अनुनासिक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाक और मुंह से दोनों से इसका संबंध है, उच्चारण होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उदाहरण बताइए कोई। चांद, जैसे चांद, हंस। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है आपका ये विसर्ग। ये अह दिख रहा है आपको, अह दो डॉट वाला, इसका उच्चारण होता है ह। ठीक है, ह। इससे संबंधित शब्द बताइए, जैसे अतः, जैसे सायः। दुखी आप लोग सुनते हैं ना, दुखी, दुखी वर्ड लिखते समय आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये हमारा क्या है? विसर्ग। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से ये स्वरों की मात्रा यहाँ पर हुई। इसके अलावा मैं बता दूं कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? अयोगवाह भी कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग को एक बात और बता दूं कि आगत शब्द क्या होते हैं? पता है आपको आगत शब्द क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ चांद होता है, डॉट नहीं होता है। ये आगत शब्द आपके अंग्रेजी के शब्द होते हैं। बताइए, जैसे बॉल, 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 यस, डॉक्टर। तो सारे इंग्लिश वर्ड जो हमारे हिंदी में आए हुए हैं और खाली चंद्रमा लगता है, डॉट नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आगत शब्द। तो ये रहे आपके स्वर की संबंधित जानकारी। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्यंजन मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, यहाँ भी किया हुआ है। तो व्यंजन क्या होते हैं, कोई बताएगा यहाँ पे? क, ख, ग, ठीक है। और कुछ? व्यंजन की परिभाषा इस तरह होगी कि जिन शब्दों का आप उच्चारण करेंगे, जिन वर्णों को, इसे वर्ण कहते हैं, शब्द नहीं, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों के माध्यम से, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ राम लिखना हो तो राम लिखने के लिए र प्लस कौन सा स्वर है? आ प्लस म अकेला है, लेकिन अंदर स्वर छुपा हुआ है। कौन सा स्वर है? अ। इस तरह से उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर व्यंजन में स्वर उपलब्ध होते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन व्यवस्थित नहीं हो सकते। तो अभी आप सुनिए व्यंजन। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि मुंह में सभी जगह जीभ और मुंह को कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने लिखा है कंठ। कंठ यानी गला। क ख ग घ। आप लोग इसे बोल के देखिए, क्या यहाँ पे कहीं आवाज कंठ से आ रही है कि कहीं टच हो रहा है कुछ? देखिए बोल के, क ख ग घ ड। कहाँ से आवाज आ रही है? गले से। इसके लिए इस वर्ग को कंठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और दूसरी लाइन है तालु। तालु वाली लाइन है च छ ज झ य। देखिएगा यहाँ पे क्या स्पर्श हुआ। जब आप ये वर्ग बोलते हैं तो आपकी जीभ आगे के दो दांत को टच करते हुए वापस आती है। करके देखिए, च छ ज झ।
हो रहा है पक्का? देन मूर्धा ट ठ ड ढ, इसमें आगे के दांत के ऊपर की जो चमड़ी है उसमें यहाँ जीभ फोल्ड होके टच होकर आ रही है, नहीं देखिए करके ट ठ ड बोल के देखिए, यस हो रहा है पक्का? तो यहाँ पे इसलिए इसको इस वर्ग को मूर्धा व्यंजन कहा जाता है। तो फिर दंत व्यंजन आता है। देखिए दंत व्यंजन वर्ग जो है इसे बोलने के लिए त थ द आगे की जो दांत है वहाँ जीभ टच होकर इस शब्दों को बोलती है, करके देखिए त थ द ध न। हो रहा है पक्का? हाँ। यस, इसीलिए इसे दंत व्यंजन कहा जाता है। आप देखिए आपके आगे के दो दांत कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि जीभ वहाँ टच कर करके इन शब्दों का उच्चारण कर रही है, इसलिए तो इसे स्पर्श व्यंजन कहा है। इतने 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब ओष्ठ पे आते हैं। ओष्ठ यानी होठ। तो क ख ग घ म, बिना इन दोनों होठों के ये वर्ग आप बोल नहीं सकते। तो देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं? इससे बोलिए प फ ग घ म, हो रहा है? यानी बिना होठों के हम ये लाइन बोल नहीं सकते। करके चाहिए तो देख लो, हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? मतलब होठ का इस्तेमाल यहाँ पे इतना आवश्यक है कि ये वर्ग आप कभी बोल नहीं सकते। तो ओष्ठ व्यंजन इसे कहा गया। तो इसी तरह से ये सारे 25 व्यंजन जो है ये हमारे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर स्पर्श कर रहे हैं, छू कर जा रहे हैं और उसका उच्चारण आ रहा है। बात समझ में आ गई? देन हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर ही बोल के खत्म हो जाते हैं, यानी यर लव, पटाख से बोल के खत्म हो जाता है। देखो हमें यर लव, तो ये अंदर वाले हैं, अंदर ही बोल के सभी चीजों को बिना स्पर्श किए ये बोल के खत्म हो जाते हैं। तो यर लव हो गया। उष्ण व्यंजन, उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। तो उष्ण आप ऐसे करके देखिए और ये व्यंजन बोल के देखिए, आपको एक गर्म हवा बाहर आएगी, उष्णता बाहर आएगी, इसके लिए इसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जैसे श श स ह, देखिए बोल के हो रहा है? यस। देन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इस व्यंजनों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी अदर व्यंजन से, दूसरे वर्ण से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये व्यंजन देखिए, श व्यंजन जो है क श से जुड़ा हुआ है और त्र त प्लस र से जुड़ा हुआ है, य प्लस य से जुड़ा है और श्र श प्लस र से जुड़ा हुआ है। इस तरह से है, ठीक है? तो इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा आज हमने ये वर्णमाला इस तरह से व्यवस्थित रूप में सीख पाए। तो आपने ये कई बार छोटे थे आप लोग, कभी से क ख ग आ ये सीख रहे हैं, लेकिन आज कुछ नया था या नहीं? हाँ। तो आज हमने क्या सीखा, एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए। बताइए क्या सीखा हमने? वर्णमाला के वर्ण के भेद। क्या क्या भेद होते हैं? स्वर व्यंजन, स्वर के भेद क्या क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ओके, और फिर हमने स्वरों को देखा कि कौन से स्वर ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। फिर उनकी मात्राओं को देखा। देन हमने देखा कि अनुस्वार विसर्ग क्या होते हैं, उसका उच्चारण किस तरह से होता है। देन हमने सीखा कि अनुनासिक और अयोगवाहक विसर्ग इसे क्या कहा जाता है। आगत शब्दों को सीखा। उसके बाद हम चलते हैं व्यंजन के तरफ। व्यंजन के भेद सीखे हमने, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन। उसका उच्चारण स्थान किस तरह से हम उसे उच्चारण करते हैं ये हमें आज पता चला कि उच्चारण स्थान उसका क्या है। तो ठीक है, आप लोगों को ये सब समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से? किसी को कोई डाउट है? नो। ओके, धन्यवाद।